कोई गाना नहीं गा सकते। आप सोच रहे होंगे कहां की मैं बात कर रही हूं, सोच रहे हैं ना कहां की बात हो रही है? टफ है ना सजा, बहुत खतरनाक। अपराध क्या था उस लड़की का और क्यों इतनी कड़ी सजा मिली? क्या उसने कोई अश्लील गाना गाया? जवाब है नहीं। क्या उसने कोई देश विरोधी गाना गाया? जवाब है नहीं। क्या उसके गाने में कोई ऐसा शब्द था जिससे देश की मर्यादा को चोट पहुंच रही थी या देश की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंच रही थी? तो जवाब है नहीं। क्या उसने किसी को उकसाया था? नहीं। तो फिर उसका अपराध क्या था? कोई बता सकता है अपराध क्या था? कपड़ा। कैसा कपड़ा? कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। लेकिन जो लोग सोच रहे अपराध है उसके बारे में बताऊंगी तो आप डर जाएंगे। वो बिना हिजाब के गाना गाने पहुंच गई, उसका अपराध ये था। उसने 4 आदमियों के साथ मिलकर गाना गाया, उसका ये अपराध था। गाना गाते हुए स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे, उसका ये अपराध था। जिस सिंगर को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम है परस्तु अहमदी। ईरान की मशहूर सिंगर है, लेकिन अब सिंगर के नाम पर उनकी पहचान नहीं है। पहचान यह है कि इस महिला को 74 करोड़ की सजा मिली है। आज उनकी पहचान 2 साल तक अपने देश में नजरबंद हो गई महिला के तौर पर हो रही। 2 साल तक आर्टिस्टिक एक्टिविटीज नहीं करेंगी ये महिला, अब लोग इनको ऐसे पहचान रहे हैं। 2 साल तक ये महिला गाना नहीं गा सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्लीवलेस पहनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 मर्दों की मौजूदगी में उसने गाना गाया। 31 साल की परस्तु अहमदी ने दिसंबर 2024 को YouTube के लिए परफॉर्मेंस दी। 27 मिनट के अपने परफॉर्मेंस में परस्तु ने बगैर हिजाब के एक लाइव कॉन्सर्ट किया। गाना कौन सा गाया था? उसने ईरान का एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत आज खूने जवानाने वतन यानी मातृभूमि के युवाओं के खून से यह गाना गाया। अरे किसी भी देशवासी को उस बेटी पर फख्र होना चाहिए था कि उसने अपनी खूबसूरत आवाज में देशभक्ति का तराना छेड़ा। और किया क्या? वहां की कोर्ट ने इस बेटी को 74 करोड़ की सजा सुनाई। सजा सुनाने वाली ईरानी कोर्ट ने आर्टिस्ट पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जब वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया तो लड़की ने इस वीडियो के कैप्शन में इसे काल्पनिक कॉन्सर्ट बताया था। परस्तु ने इस वीडियो को लोगों ने महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक बताया, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून के खिलाफ माना। क्यों? क्योंकि ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बिना हिजाब पहनकर गाने के नियमों का उल्लंघन माना। ऐसा नहीं था कि कॉन्सर्ट के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी देखने को मिली थी, जबकि उस पर तो लोगों ने खूब प्यार लुटाया। कॉन्सर्ट का वीडियो मिनटों में वायरल हो गया। YouTube पर लाखों लोगों ने इसे देखा और पसंद किया, लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ईरान में हड़कंप मच गया। ईरानी अधिकारियों ने परस्तु अहमदी और कई संगीतकारों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन वीडियो अपलोड करने के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही और इसकी सजा का ऐलान हुआ 18 जून 2026 को। और सजा भी ऐसी जिसके बारे में जिसने सुना हो वो हैरान रह जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन मेरा सवाल उस रुदाली गैंग से है, उस चीख मारने वाली गैंग से है जो जरा जरा सी बात पर हमारे देश में हड़कंप मचाने की कोशिश करती है कि ये देश महिलाओं के खिलाफ है, फला कौम के खिलाफ है, फला मजहब के खिलाफ है। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है सेलेक्टिव संवेदनशीलता का, सेलेक्टिव आउटरीच का। सवाल है कि अगर किसी गाने की कीमत एक महिला को 74 करोड़ के तौर पर चुकानी पड़ती है तो क्या दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इस मुद्दे पर महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, बोल के लब आजाद है, अरे बोल के लब कहां सिल गए? ऑल आइज ऑन तेहरान अब नहीं है, ऑल आइज ऑन रफा अब नहीं है, ऑल आइज ऑन गजा अब नहीं है। जहां राजनीतिक फायदा वहां पे हम ऑल आइज करेंगे और बाकी हम आंख बंद कर देंगे। महसा अमीनी आंख बंद कर देंगे।
पूरी दुनिया में नारा गूंज रहा था, विमेन लाइफ फ्रीडम। सेलिब्रिटीज बोल रहे थे, एक्टिविस्ट बोल रहे थे, मानवाधिकार संगठन बोल रहे थे। जब गाजा में युद्ध हुआ, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गजा। संसद भवन में तो बैग लेकर घूम रहे थे लोग, फिलिस्तीन वाला। अब इस महिला के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, हम तो उठाएंगे। बोल के लब आजाद। पेपर लीक का असली चैप्टर आपके सामने खोल रही हूं। 2002 और 2025 की बात है, 24 साल हो गए। 2002 से लेकर 2025 कितने पेपर लीक हुए हैं? कितने पेपर लीक हुए हैं? 45। प्रधानमंत्री कौन कौन से थे जानना चाहेंगे ना आप? पहला नंबर आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। सरकार कौन सी थी? एनडीए की। दूसरा नंबर आता है मनमोहन सिंह का। सरकार कौन सी थी? यूपीए की। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है नरेंद्र मोदी का। सरकार किसकी है? एनडीए की है। ठीक है, तो यहां पर जो इस वक्त हमने देखा वो क्या देखा कि जो सरकारें थी वो अलग अलग यहां पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, और वो सरकारें साफ तौर पर अलग अलग पार्टियों की थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, मनमोहन सिंह भी थे और नरेंद्र मोदी भी थे। 24 सालों में 45 पेपर लीक हुए हैं और ये 45 पेपर लीक साफ तौर पर ये बताते हैं कि किसी एक सरकार की खामी नहीं है, ये सिस्टम का लचर रवैया है और इस सिस्टम ने ही सब कुछ तबाह और बर्बाद किया। इस सिस्टम को बदलना होगा। खड़ा कीजिए सरकार को कटघरे में, लेकिन पुरानी यादों के साथ। हर सरकार में पेपर लीक होते रहे। ये शर्मिंदगी की बात है कि सिस्टम में ऐसा लूप होल इन पेपर लीक माफियाओं ने बना रखा है कि कोई इसे ठीक ही नहीं कर पा रहा। फिर सवाल उठता है कि पेपर लीक माफिया के सामने सिस्टम इतना लाचार है कि सरकारें आती और जाती रही, पर इनका साम्राज्य मिटने का नाम नहीं ले रहा है। और मिटे भी कैसे? ये माफिया अच्छे से जानते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। एक मीडिया संस्था की रिपोर्ट है, उसमें सामने आया कि बीते 24 सालों में जिन 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उसमें 3,86,00,000 बच्चे शामिल थे और आज तक उनमें से सिर्फ 2 मामलों में पेपर लीक आरोपियों को सजा हुई है। सिर्फ 2 मामलों में। 2 अन्य आरोपी तो विधायक बन चुके हैं। आई एम सॉरी टू से। तो कैसे किसी को डराए? डरेंगे ये पेपर लीक माफिया? करोड़ों बच्चों के सपनों को कुचलने के बाद चैन की नींद सोते हैं ये पेपर माफिया। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए राहुल जी, ये किसी एक सरकार का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, जिसे दीमक की तरह पेपर लीक माफियाओं ने धीरे धीरे खोखला कर दिया है। और ये उस सरकार के नाक के नीचे भी हो रहा था जो आपकी मां के सानिध्य में चल रही थी, और ये उस सरकार के नाक के नीचे भी हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में चल रही है। और आप जो आज की तारीख में बड़े बड़े लंबे पोस्ट कर रहे हैं, मैं याद दिला देती हूं आपको, 2004 में सीबीएसई पीएमटी का पेपर लीक हुआ। अभी जिसे आप नीट कहते हैं, उस वक्त यही सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था। 2006 में एम्स पीजी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2011 में एआईईई का पेपर लीक हो गया था। 2011 में सीबीएसई के 12वीं का फिजिक्स का पेपर लीक हो गया था। कितने मिनिस्टर्स ने तब रेजिग्नेशन दिया था और सरकारें गिर गई थी। लगता है राहुल गांधी को 2011 के पेपर लीक के वक्त शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने इन पेपर लीक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये पेपर लीक तब भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। इस पर मुझे उस्मान मीर की गजल याद आ जाती है, उसकी एक लाइन, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। और राहुल जी, ये लाइन पता नहीं आप पर आज कैसे फिट बैठ जा रही है। नागपुर के एक बच्चे के एडमिट कार्ड में अबू धाबी सेंटर था। राइट, ये आपको आवाज और मुद्दा उठाना चाहिए था, और वो भी तब जब बच्चे के पास पासपोर्ट भी नहीं था यूएई जाने का। राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने पोस्ट किया, बड़ा मुद्दा बना। एनटीए ने बच्चे को नया एडमिट कार्ड जारी किया, सेंटर नागपुर जो है वो भी दे दिया, लेकिन इस मुद्दे पर भ्रम ज्यादा और फैक्ट कम फैलाया गया।
अभी के हालात में जब नीट की परीक्षा देने वाले बच्चे पहले से तनाव में हैं, ऐसे में अधूरी जानकारी बच्चों का तनाव और बढ़ा देगी। नीट की परीक्षा के लिए बच्चे इंटरनेट के जरिए फॉर्म भरते हैं, जिसके लिए हर बच्चा या उसका गार्जियन लॉगिन और पासवर्ड बनाते हैं। फिर वो खुद ही चुनते हैं कि परीक्षा कहां देनी है। एनटीए के मुताबिक नागपुर का रहने वाला छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब लॉगिन से परीक्षा का सेंटर अबू धाबी चुन लिया गया। उसे 2 बार चेक भी किया गया, लेकिन सेंटर बदला हुआ नहीं दिखा, तो एडमिट कार्ड उसे जारी कर दिया गया। अब मैं ये नहीं कह रही हूं, किसी तरह का कोई बचाव नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है। लेकिन जब जब नीट की एक परीक्षा पेपर लीक के कारण कैंसल हुई है, तो ऐसे में हर चीज फूक फूक कर कदम रखने जैसा है। देश में हर तरफ नीट पर चीख सुनाई दे रही है। किसी भी गलती को सियासी मोहरा बनाने की कोशिश हो सकती है। जब वक्त 23 लाख बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का है, उस वक्त बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत साधना, आप मुझे बताइए कितना सही है। मैं कह रही हूं, कटघरे में खड़ा कीजिए, शिक्षा मंत्री हो, एनटी हो, सरकार हो, सबको खड़ा कीजिए। लेकिन ठीक एक दिन पहले जब बच्चों को परीक्षा में बैठना है, तो मनोबल बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए। परीक्षा हो जाए, उसके बाद एकदम हुजूम लेकर सड़कों पर उतरिए। 23 लाख बच्चों की आवाज बन जाइए। करोड़ों अभिभावकों को थोड़ा अभी चैन की सांस लेने दीजिए। उनके कंधों को अभी इस्तेमाल मत कीजिए। इन माफियाओं के खिलाफ आंदोलन जारी रखिए, लेकिन बच्चों को भ्रम में मत डालिए। अगर ऐसा कर लें तो हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, समाज के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। जिस सेना का काम दुश्मनों से देश की रक्षा करना है, आज उसे मोदी सरकार ने अपने भ्रष्टाचार से बच्चों के पेपर बचाने को भेजा है। ये लिख रहे राहुल जी। तो ये सवाल संदेह पैदा करता है, क्योंकि अगर देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे भरोसेमंद माने जाने वाली सेना का इस्तेमाल होता है, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार जितनी ताकत झोंके, आप कहिए वो कम है। इससे परीक्षा को और परीक्षा देने वालों को मोटिवेशन ही मिलेगा। ये कोई सियासत की बात नहीं है। अरे सेना लगाइए, एयरफोर्स लगाइए, अर्धसैनिक बल लगाइए, सब लगा दीजिए, सारी ताकत झोंक दीजिए, लेकिन पेपर लीक रोक लीजिए। बच्चों को चिंता मुक्त होकर परीक्षा देने दीजिए। जब चुनावों में सुरक्षा बलों को लगाया जाता है, तब तो आप लोगों की दिक्कत ना होने की बात को आगे नहीं रखते हैं, क्योंकि तब आपके भविष्य का फैसला होना होता है। तब तो आपको अर्धसैनिक बल भी चाहिए होती है, सेना भी चाहिए होती है, एयरफोर्स भी चाहिए होती है। बच्चों के भविष्य के लिए ये एयरफोर्स लगाए तो आपको दिक्कत हो रही है, अखर रही है। क्यों? ये हमारे देश का भविष्य नहीं है। चीन में सबसे बड़ी परीक्षा गांव, उसके लिए सवाल सेना के सुरक्षित ठिकानों पर तैयार किए जाते हैं। डू यू नो दिस? ताकि सवाल लीक ना हो। दक्षिण कोरिया कॉलेज स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट के वक्त पूरा देश थाम दिया जाता है, रुक जाता है। जब बच्चे अंग्रेजी के सुनने वाले सेक्शन की परीक्षा दे रहे होते हैं, तो दक्षिण कोरिया में 35 मिनट के लिए हर तरह के प्लेन की उड़ान पर रोक लगा दी जाती है। मिस्र में ग्रेड 12 हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान सड़कों पर सेना की आर्म्ड गाड़ियां तैनात रहती है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो क्या ये जितने भी मुल्क हैं, ये गड़बड़ी कर रहे हैं? ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कोई सैन्य मुख्यालय का अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई देश अगर पूरी तरह से बंद हो रहा है और कहीं अगर पेपर सेना के देखरेख में तैयार हो रहे हैं, तो काम गलत नहीं है, नीयत ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। खैर, नौ निहालों को मैं ये कह दूं कि ऑल द बेस्ट, खूब मन लगाकर परीक्षा दीजिएगा। सर्व सफलता भवतु, ऑल द बेस्ट। और एनटीए को कहना चाह रही हूं, क्योंकि बच्चों के साथ साथ एनटीए की साख की भी परीक्षा है,
ऑल द बेस्ट। और उन माँ बाप को लिए भी जो रात रात भर जग कर अपने बच्चों की तैयारी में सब कुछ निछावर कर देते हैं, यू आर द बेस्ट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।